हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम BHDE 141 की बुक जिसका नाम है अस्मिता मूलक विमर्श और हिंदी साहित्य, उसके फर्स्ट यूनिट के सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। सो गाइज, इस यूनिट के फर्स्ट क्वेश्चन की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो भी देखिए और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। तो गाइज, हमारा जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि दलित चेतना आंदोलन के स्वरूप को स्पष्ट करें। दलित चेतना आंदोलन जो था उसका स्वरूप क्या था उसके बारे में बताना है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको कमेंट्स में कुछ कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है जो मैंने साइड में लिखे हुआ है। और दलित चेतना आंदोलन, ये जो एक टॉपिक है ये यहाँ पर दिया हुआ है। सो ये जो पूरा इतना लंबा इतना बड़े से पैराग्राफ दे रखे हैं उसमें इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे का जो क्वेश्चन का आंसर जो है वो आगे है। मुझे नहीं समझ आया ये ऐसे इतने बड़े पैराग्राफ्स में क्यों दे रखा है, क्योंकि यहाँ से आपको जो ना कुछ भी आपका बन नहीं रहा है आंसर जिस तरीके से आप अपने एग्जाम में लिखते हैं। तो मैंने वो आगे बनाया हुआ है, आपके लिए मार्क कर रखा है, हाईलाइट किया हुआ है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो पहला तो है ये कि मुक्ति संघर्ष की चेतना, फर्स्ट पॉइंट इस क्वेश्चन का यही रहेगा, मुक्ति संघर्ष की चेतना। सो स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन संघर्ष में जो दलितों में एक नई चेतना का सूत्रपात करता है, जिसे मुक्ति संघर्ष की चेतना कहना ज्यादा प्रासंगिक होगा। तो डॉक्टर अंबेडकर जी जो थे उन्होंने दलितों के जीवन में एक नई चेतना का सूत्रपात किया। वो जो दलित थे उनके अंदर एक नई चेतना भरी। जैसे पहले उनसे जब हमारा भारत था वो स्वतंत्र नहीं हुआ था, उस समय में दलितों के साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ करता था और उनके साथ ऐसा व्यवहार होता था जैसे किसी जो जानवर होते हैं जानवरों से भी बुरा बिहेव किया जाता था उनके साथ। तो इस चीज की जो नई चेतना थी वो डॉक्टर अंबेडकर जी जो थे उन्होंने दलितों के अंदर भरनी शुरू कर दी थी और इसीलिए इसको मुक्ति संघर्ष की चेतना ये कहना ज्यादा सही होगा। ये बताया जा रहा है इसमें यही चेतना साहित्य की प्रेरणा बनकर दलित साहित्य के रूप में दिखाई देती है। तो उस समय जो दलितों के अंदर जो भी चेतना भरी जा रही थी वो साहित्य में भी लिखी जाने लगी। जो दलित लोग थे उन्होंने साहित्य के द्वारा भी लोगों को प्रेरित करना शुरू कर दिया, लोगों के अंदर चेतना भरनी शुरू कर दी। तो ये दलित साहित्य के रूप में उभर कर सामने आया, जिसमें मुक्ति स्वतंत्रता के गंभीर सरोकार विद्यमान है। अनीश्वरवाद, अनात्मवाद, वैज्ञानिक दृष्टिबोध, पाखंड कर्मकांड का विरोध, सामाजिक न्याय की पक्षधरता, वर्ण व्यवस्था का विरोध, सामंतवाद विरोध, पूंजीवाद, बाजारवाद का विरोध, सांप्रदायिकता का विरोध, ब्राह्मणवाद का विरोध, अधिनायकवाद का विरोध जैसे सवाल दलित साहित्य के सरोकारों में शामिल थे। तो ये सारी जो चीजें ली मैंने, जो गलत चीजें थी जो हमारे समाज में फैल चुकी थी पूरी तरह से, पाखंडता हो गई, वैज्ञानिक दृष्टिबोध जो है और अनिश्वरवाद लोगों में बैठा हुआ था कि जो पुराने के ब्राह्मण होते थे वो खुद को ही अपने वो मानते थे, सबसे ऊपर मानते थे और ये एक तरह से अनिश्वरवाद हो जाता था। और पूंजीवाद आ गया था, सामंतवाद आ गया था, साम्राज्यवाद फैल रहा था, सांप्रदायिकता फैल रही थी जगह जगह। तो इन सब चीजों का विरोध किया गया और यही दलित साहित्य का प्रमुख एक तरह से हम इसका तत्व कह सकते हैं, विशेषता कहते हैं, यही हमारे दलित साहित्य की विशेषता है। अब आगे हम देखेंगे, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और यहाँ पे बोध प्रश्न आ गए हैं। इसके बाद जो है हमारा जो दलित पैंथर से, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि दलित पैंथर्स आंदोलन या फिर दलित चेतना आंदोलन का स्वरूप। तो इसका जो आंसर है वो इसका एक ही आएगा, क्योंकि जो आंसर दलित चेतना आंदोलन जो मैंने क्वेश्चन अपने ऊपर बताया मैं आपको दिखा देती हूँ दोबारा से। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर असल में तो यहाँ ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है इसमें से, और बाकी जो इसका आंसर है वो यहीं से ही आएगा, इसी पैराग्राफ में से, इसी टॉपिक में से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दलित साहित्य आंदोलन और दलित मुक्ति आंदोलन एक दूसरे से जुड़े हुए आंदोलन है। दलित मुक्ति आंदोलन जो सामाजिक स्तर पर सक्रिय था, उससे प्रेरणा लेकर दलित साहित्य आंदोलन साहित्यिक क्षेत्र में नई चेतना का विस्तार कर रहा था। अब देखिए, दलित मुक्ति आंदोलन और दलित साहित्य आंदोलन, साहित्य वर्ड से आपको समझ आ रहा होगा जो साहित्य में मतलब कि जो लिखा जा रहा था, साहित्य के रूप में लिखा जा रहा था, वो आंदोलन हमारा दलित साहित्य आंदोलन कहलाया। और दलित मुक्ति आंदोलन जो था वो सामाजिक स्तर पर चल रहा था। जो लोग सामाजिक स्तर पर एक तरह से उनके अंदर नई चेतना आ रही थी, उनको जागरूक कर रहे थे, उनके अंदर सक्रियता आ रही थी, तो वो सामाजिक स्तर पर था, तो वो दलित मुक्ति आंदोलन कहलाया।
इसी चेतना की अगली कड़ी है दलित पैंथर आंदोलन। दलित पैंथर्स आंदोलन जो कि आप पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ेंगे और इसमें भी बताया गया है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आंदोलन हो जाता है आपके लिए। दलित चेतना का भी हम कह सकते हैं, दलित पैंथर आंदोलन भी उसी में ही आएगा, हमारा दलित चेतना के स्वरूप में। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि दलितों पर अत्याचार। दलित पैंथर आंदोलन शुरू क्यों हुआ, क्या थी उसकी पीछे की एक तरह से पृष्ठभूमि, तो वो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट रहेगा हमारा दलितों पर अत्याचार है, हमारा फर्स्ट पॉइंट है। दलित पैंथर आंदोलन संगठन दलित मुक्ति संग्राम का एक खास दस्ता है जिसकी प्रमुख भूमिका राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में देखी जा सकती है। इस संगठन से अनेक दलित लेखक भी जुड़े हुए हैं। तो दलित पैंथर आंदोलन जो है वो राजनीतिक स्तर पर भी है, सामाजिक स्तर पर भी, और एक तरह से साहित्यिक स्तर पर भी कह सकते हैं। उसमें दलित लोग शामिल होते हैं, और दलितों ने ही दलित पैंथर आंदोलन जो था वो शुरू किया था, क्योंकि वो दलित थे, उनके ऊपर अत्याचार होते थे, बहुत बुरा बिहेव होता था उनके साथ। तो उनके अंदर नई चेतना जागरूक हुई, जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, और डॉक्टर अम्बेडकर जी जो थे उन्होंने दलितों के अंदर चेतना भरनी शुरू की, और फिर उसके बाद उनके अंदर एक नई चेतना का विकास हुआ और उन्होंने अपने लिए आवाज उठानी शुरू की। तो ये सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, साहित्यिक स्तर पर भी देखा गया, और कई सारे जो दलित लेखक थे वो भी इसमें जुड़े हुए थे दलित पैंथर्स आंदोलन में। वैसे तो दलित पैंथर आंदोलन राजनीतिक स्तर पर था और साहित्य में भी इसको पढ़ा जाता है, क्योंकि इसमें लेखक भी शामिल थे, इसलिए। इसका उदय अत्यंत विषमतापूर्ण सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों में हुआ। मतलब कि उस समय की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियां थी वो बहुत ज्यादा खराब थी, विषमतापूर्ण थी, बहुत ज्यादा। तो उस समय में इसकी शुरुआत हुई थी। क्यों खराब थी? क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, इसलिए। गांवों में अमीर किसानों और शासन व्यवस्था ने दलितों पर अत्याचार का सिलसिला शुरू कर रखा था। तो ये वही है, क्योंकि अंग्रेजों के गुलाम थे, तो उस समय जो एक तरह से लैंडलॉर्ड हम कह सकते हैं, अंग्रेजों ने लैंडलॉर्ड बना रखे थे, अमीर किसान कह सकते हैं जिसको हम। तो उनके हाथों में शासन व्यवस्था भी बहुत खराब थी, और वो लोग जो दलित लोग होते थे उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, उनसे ज्यादा टैक्स लिया जाता था, और भी कई सारी चीजें होती थी उनके साथ, जैसे अस्पृश्यता। दलित कभी अस्पृश्य होने के नाते तो कभी भूमिहीन किसान के नाते विभिन्न अत्याचारों का शिकार होते थे। जैसे उनके पास भूमि नहीं होती थी, अस्पृश्य यानी कि उनको जो वो होते हैं मंदिरों में उनको प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। यहाँ तक कि मंदिर के सामने वाली जो सड़क है ना, रोड है, वहां से भी नहीं जाने दिया जाता था। ऐसा माना जाता था कि अगर वो वहां से जाएंगे तो उनका जो है, जो मंदिर है उस पर उनका प्रभाव पड़ेगा, वो अशुभ हो जाएगा। उनको जो है ब्राह्मणों के उससे पानी पीने नहीं दिया जाता था। तो इस तरह से उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। शहरों में पूंजीवादी व्यवस्था के कारण बेरोजगार युवा वर्ग साधनहीनता के कारण हीन भावना से ग्रस्त हो गया था। तो इस तरह से जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आ गई थी, इसकी वजह से भी लोग बेरोजगार हो गए थे। अब दूसरा पॉइंट है हमारा वामपंथी आंदोलन। तो वामपंथी आंदोलन क्या है? गांवों में, शहरों में शिक्षित दलित युवकों की संख्या बढ़ रही थी, तो इस तरह से वामपंथी आंदोलन शुरू हुआ था। गांवों में जो शिक्षित दलित थे और शहरों में भी उनकी जनसंख्या बढ़ने लगी, ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय वामपंथी आंदोलन से परिचित होने लगे। तो जो जो गाँवों में और शहरों में भी वामपंथी आंदोलन चल रहे थे, उससे वो लोग प्रेरित होने लगे, क्योंकि वो शिक्षित हो गए थे, उनको समझ में आने लगा था कि उनके साथ किस तरह से बुरा बिहेव हो रहा है। इन युवकों में तत्कालीन समाज व्यवस्था को समझने की शक्ति आ गई थी। बढ़ते हुए सामाजिक अन्याय, अत्याचारों की पृष्ठभूमि में रिपब्लिकन पार्टी की निष्क्रियता युवा मन को शुभ कर रही थी। तो रिपब्लिकन पार्टी जो थी उसकी निष्क्रियता युवा मन में बहुत ज्यादा, मतलब उसका कोई काम नहीं था, तो ये युवा मन को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही थी। उनके साथ अत्याचार हो रहा था, सामाजिक अन्याय हो रहा था, ये सब उनके समझ में आने लगा था। दलित युवक ये समझने लगे थे कि इस बढ़ते हुए अन्याय के खिलाफ केवल कविता, लेखक, कहानी लिखने से कुछ नहीं होगा। आपको भी पता है, कविता, कहानी लिखेंगे, उससे लोग पढ़ेंगे, उनको एक प्रेरणा मिलेगी, लेकिन उसको हम सामाजिक स्तर पर करेंगे तब और ज्यादा प्रेरणा मिलेगी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि हम उसको सामाजिक स्तर पर भी करते हैं। उन्हें साहित्यिक आंदोलन के साथ साथ सामाजिक आंदोलन की भी आवश्यकता महसूस होने लगी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जो हम किताबें, कहानियां पढ़ते हैं जिससे हमारे मन में एक जागरूकता तो जागती, वो सिर्फ अगर हम खाली उनको पढ़ेंगे ही, अपनी डेली लाइफ में नहीं देखेंगे, तो उससे हमारे मन में एक जागरूकता होगी, थोड़ी देर के लिए होगी, बाकी वो जो है वो धीरे धीरे फिर वो खत्म हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए वो हम पर इफेक्ट करेगा, हमें लगेगा कुछ कुछ, और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, मतलब टाइम के साथ साथ। जब तक हम उसको अपनी डेली लाइफ में नहीं यूज करेंगे, जब तक हम नहीं लेंगे, देखेंगे नहीं अपने आसपास, तो वो तब तक पूरी तरह से नहीं आएगा। अब दलित पैंथर्स की स्थापना, तो दलित पैंथर्स की स्थापना किस तरह से हुई थी? इसी आंदोलन से जो अमेरिका में ब्लैक पैंथर्स नाम से जाना जाता था।
अमेरिका में एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम था ब्लैक पैंथर्स। जो काले लोग होते थे अमेरिका में, जो काले और ब्लैक लोग और जो व्हाइट होते थे, उनके बीच में वो होता था कि जो काले लोग होते थे, ब्लैक होते थे, तो उनको अधिकार नहीं दिए जाते थे। तो ऐसे ही यहाँ पर दलित पैंथर्स आंदोलन चलाया गया अमेरिका के लोगों को देखकर, उससे प्रेरणा ली गई। लेकर अमेरिका को जो आंदोलन था उससे प्रेरणा लेकर युवकों ने 9 जुलाई 1972 को दलित पैंथर्स की स्थापना की। दलित पैंथर्स ने दलितों पर हो रहे अत्याचारों के निषेधार्थ उस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस को काले दिवस के रूप में मनाया। तो उस समय जो स्वतंत्रता दिवस आया उसको उन दलितों ने, ये स्वतंत्रता के बाद की बात हो रही है, दलितों के साथ व्यवहार बहुत बुरा चलता था, लेकिन वो स्वतंत्रता से पहले भी चलता था और उसके बाद भी वैसा ही रहा, कुछ चेंज नहीं आया, जबकि हमारा संविधान भी बन चुका था, कुछ भी चेंज नहीं आया था। तो ये जो दलित पैंथर्स बनाया गया था, ये स्वतंत्रता के बाद, जब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 1972 में बनाया गया था। सो उस समय में जो स्वतंत्रता दिवस था उसको काले दिवस के रूप में मनाया गया। उन लोगों ने काले झंडे हाथ में लिए और दलित पैंथर्स के कार्यकर्ताओं ने शहर में एक पद यात्रा की। मतलब कि चले उन लोगों को क्रांतिकारी रूप में जाना जाने लगा, मतलब कि ये जो है उग्र हैं, क्रांतिकारी हैं, क्योंकि उन्होंने काले झंडे लिए थे, स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया था और पद यात्रा की थी, इसलिए। तो यहाँ से हमारे दलित पैंथर्स की स्थापना होती है। सो ये हमारा थर्ड पॉइंट था। और इसके बाद हमारा जो है यहाँ पर, अगर आपको ये आप हाईलाइट कर लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा, मैं एक बार आपको पढ़ के बता देती हूँ। पॉइंट हमारा भी आगे आएगा इसी पत्रिका के, 1 मिनट। इसमें अस्मिता दर्श त्रैमासिक पत्रिका का योगदान सबसे ज्यादा अधिक है। इस पत्रिका के द्वारा दलित साहित्य सम्मेलन आयोजित किए जाते थे। तो ये जो मासिक पत्रिका थी उसमें सम्मेलन आयोजित किए जाते थे और वो मासिक सम्मेलन होते थे। इन सम्मेलनों में दलित लेखक कवियों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर साहित्य संबंधी चर्चाएं की और दलित साहित्य के अंतर्गत पनप रही अनेक अनिष्ट प्रवृत्तियों को रोककर दलित साहित्य की संभावनाओं को बढ़ाने की कोशिश की। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दलित लेखक इसमें शामिल होते थे। दलितों के अंदर एक तरह से संभावनाएं, जो दलितों के अंदर एक ये प्रवृत्ति थी ना कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इन सबको रोकने की कोशिश की और उनके अंदर एक तरह से विश्वास जगाने की कोशिश की, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो ये सारी संभावनाएं बढ़ाने की उन्होंने कोशिश की थी। अब इसके बाद हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ से है। हाँ, एक बार ये देख लीजिएगा आप, महात्मा ज्योतिबा फूले जो थी वो सुधारवादी दृष्टिकोण और डॉक्टर अंबेडकर की सामाजिक समानता, हिंदुत्व का विरोध, आर्थिक विषमता को नष्ट कर समानता परक दृष्टि तथा सांस्कृतिक समस्या के साथ बौद्ध धर्म, उसका दर्शन और पैंथर्स को भी देखा जाता है। तो महात्मा ज्योतिबा फूले और उनके जो डॉक्टर अंबेडकर जी थे, वो हिंदुत्व का विरोध करते थे और बौद्ध धर्म को अपनाते थे। इसके बारे में यही दे रखा है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है दलित साहित्य आंदोलन। दलित साहित्य आंदोलन की स्थापना कब हुई थी ये हमने देख लिया, वो उसमें क्या क्या काम किए जा रहे थे या फिर किस तरह से उसकी क्या भूमिका थी वो देखेंगे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में असंतोष प्रकट कर मुक्ति आंदोलन की सशक्त भूमिका के साथ दलित जीवन की समस्याओं को सजग होकर अभिव्यक्ति प्रदान करने वाले उद्घोषक के रूप में दलित साहित्य आंदोलन आरंभ हुआ और निरंतर आगे बढ़ता रहा। तो जो दलित लोग थे, उनके जीवन की जो समस्याएं थी, उनको आगे बढ़ाने में, अभिव्यक्ति प्रदान करने में एक उद्घोषक के रूप में ये सामने आया दलित साहित्य आंदोलन। तो सामाजिक आंदोलन, दलित मुक्ति आंदोलन तो था ही इम्पोर्टेंट, जो सामाजिक स्तर पर चला है, तक दलित साहित्य आंदोलन का भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें एक तरह से हम कह सकते हैं कि रोल रहा है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा ये, और ये आगे बढ़ता ही रहा। अब इसके बाद है सत्य शोधक समाज। तो सत्य शोधक समाज जो था इसमें उसकी भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1973 में सत्य शोधक समाज की स्थापना करके महात्मा ज्योतिबा फूले ने सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन को एक वैचारिक रूप प्रदान किया। अपने सिद्धांतों और कार्यक्रमों के कारण सत्य शोधक समाज एक महाराष्ट्र व्यापी आंदोलन बन गया। तो ये जो आंदोलन था 1873 में सत्य शोधक समाज के नाम से एक आंदोलन की स्थापना की गई, जो कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने की थी। और ये इसमें बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए और बहुत कुछ, मतलब सिद्धांत थे इसके, अपने कार्यक्रम थे, जिसके आधार पर ये एक महाराष्ट्र व्यापी, मतलब कि महाराष्ट्र कितना बड़ा है उस पूरे महाराष्ट्र में फैल गया। सत्य शोधक समाज 3 दिशाओं में काम करता था। पहली दिशा थी उसकी भक्त और भगवान के बीच बिचौलिए बन बैठे परजीवी ब्राह्मणों को हटाना।
बिचौलियों की जरूरत नहीं है। धार्मिक गुलामगिरी को नष्ट करना, अंधश्रद्धा अज्ञानी लोगों को उस गुलामी से मुक्त करना। तो भक्त और भगवान, भक्त मतलब जो मांगने वाला और एक ईश्वर जिससे वो मांग रहा है, तो वो उनके बीच में जो थे, जो ब्राह्मण होते थे, वो बिचौलिए बन गए थे, जिसको बिचौलिए का नाम दिया गया है। तो ये भगवान के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठते थे और भी बहुत सारी चीजें करते थे और नई नई चीजें कर्मकांड बताते थे उनको करने के लिए। तो ये कहते हैं पहला जो इसका कर्तव्य था कि इन बिचौलियों को पूरी तरह से यहाँ से हटा देना चाहिए, इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी तो एक परजीव ही है, ये भी तो हमारी तरह ही इंसान है, ये कोई भगवान तो है नहीं जो ये हमें सिखाएंगे कुछ भी, या फिर ये भगवान की दी हुई कोई किताब भी नहीं है। तो जो हम किताब होंगी या फिर हम भगवान से डायरेक्टली मांग सकते हैं, इनकी हमें जरूरत नहीं है। ये कहा गया अंधश्रद्धा जो थी लोगों को गुलाम, इनके गुलाम बन जाते थे एक तरह से हम कह सकते हैं ब्राह्मणों के, उनके गुलाम बन जाते थे जो बेचारे सीधे साधे लोग होते थे, दलित होते थे वो। दूसरा इसका यह है कि साहूकारों और जमींदारों के साहूकार जो होते थे, साहूकारों और जमींदारों के शिकंजे से किसानों को मुक्त करना। तो आई होप ये तो इजी सा आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा है सभी जातियों के स्त्री पुरुषों को शिक्षा प्राप्त कराना। तो शिक्षा प्राप्त कराना, क्योंकि उस समय में शिक्षा नहीं थी, इतना ज्यादा उस पर बल नहीं दिया जाता था शिक्षा पर, तो इसमें ये भी शामिल किया गया। इस आंदोलन ने दलितों और स्त्रियों को अस्मिता परक बनाया, और मतलब जो दलित थे और स्त्रियां थी उनके अंदर एक तरह से उनकी जो पहचान थी उसको लेकर उनके मन में एक जागरूकता आई। अम्बेडकर जी ने इन्हें अम्बेडकर जी ने आधुनिक दलित विमर्श के आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। सो इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किए थे जिन्हें आधार के रूप में माना जाता है। तो 6 पॉइंट है इसका बहुजन समाज, और यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का एंड हो जाएगा। सो बहुजन समाज की अवधारणा को पुष्ट कर दलित आंदोलन को व्यापक बनाया गया। स्वतंत्रता, भाईचारा और समानता के सिद्धांतों पर आधारित दलित अस्मिता और आत्मसम्मान के लिए संघर्षशील बनाया। शिक्षा, संघर्ष और संगठन का नारा दिया गया। तो ये बहुजन समाज था जिससे भी दलित आंदोलन जो था उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली थी। पूरे देश में ये फैल गया था, पूरे देश के लोग इससे जुड़ गए थे, दलित जितने भी थे वो सब उससे जुड़ गए थे, और जो लोग दलितों की मतलब सपोर्ट में थे वो भी इससे जुड़ गए थे। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा चलाए गए नए सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक आंदोलन ने दलित चिंतन की सुगठित वैचारिक भावभूमि तैयार की। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।